जय हिंद प्यारे साथियों। अद्वैत एशियाई परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, ये जो हमारी हिंदी की एक सीरीज, हिंदी की एक मुहिम चल रही थी, उस हिंदी की सीरीज में हम अपना एक टॉपिक, एक अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और इसी श्रृंखला में आज हम अपना दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। और जो हमारा दूसरा अध्याय होने वाला है वो होने वाला है हिंदी वर्णमाला। चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा सिस्टेमेटिक तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा हिंदी का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। हिंदी क्लास नंबर आपकी 7 है यानी लेक्चर नंबर आपका 7 होने वाला है। अध्याय हमारा दूसरा शुरू होगा आज, और दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। अक्सर जब अध्यापक गण हिंदी की कक्षाएं लेते हैं, हिंदी का जब सिलेबस पढ़ाते हैं, तो उनकी जो शुरुआत होती है वो अध्याय नंबर 2 यानी हिंदी वर्णमाला से ही होती है। परंतु हमने हिंदी वर्णमाला से शुरुआत न करके हमने थोड़ा सा और पहले से चीजों को समझा था, जिसमें हमने जाना था कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये अध्याय हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था। प्यारे साथियों, इस अध्याय में हमने बहुत सारी चीजों को समझा, गहराई से हमने समझा हिंदी कैसे कैसे बनी है, आर्य भाषा क्या है, संविधान में हिंदी का क्या क्या महत्व है, ये सभी चीजें हमने जानी थी। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लासों को एक सिस्टेमेटिक तरीके से प्रारंभ से, शुरुआत से देखा होगा, और यदि शुरुआत से आपने क्लासों को देखा है तो आप हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा ये हिंदी का अध्याय नंबर 2 हिंदी वर्णमाला। ये जो क्लास उपयोगी है आपके यूपी पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हैं जो वर्तमान में आने वाली है। ऐसी संभावना है कि बहुत जल्द ही हमें इस यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी एसआई का आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पैट का आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे पैट की आप देख पा रहे हैं कि करंट में ऑनलाइन चल रही है, पैट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाने लगे हैं। तो आप पैट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएल, लेखपाल, या ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाली है। प्यारे साथियों, ये कुछ हमारे में है, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हैं। ये जो अभी फिलहाल वाली वैकेंसी थी इसी में सिलेक्टेड है। हालांकि इससे पहले भी हम यूपी लेखपाल जिसको आप कहते हैं वो उसका प्री क्वालिफाइड है। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं अपने इस अध्याय की। सबसे पहले हमें यही जानना होगा, हम जब भी किसी टॉपिक की शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको हम यही समझाते हैं अध्याय में किन किन बिंदुओं पे आपसे चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी वर्णमालों को यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि हिंदी वर्णमाला में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इसी पे आपसे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला, और इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे वर्णमाला शब्द व अर्थ, यानी वर्णमाला जो शब्द है वो कैसे कैसे बना है, इस वर्णमाला शब्द का क्या अर्थ है वो हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्ण का विस्तृत विवरण, यानी वर्ण के बारे में थोड़ा हम डेप्थ में जाके, वर्ण के बारे में थोड़ा हम गहराई में जाकर के जानेंगे कि वास्तव में वर्ण क्या है। तो गहराई में हम वर्ण के बारे में जानेंगे। फिर वर्ण के हम प्रकार देखेंगे कि वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार होते हैं वर्ण के, वो चीजें हम पढ़ेंगे। स्वर एक परिचय, यहाँ ब्रीफ में जानेंगे हम स्वर के बारे में कि स्वर क्या है। फिर जानेंगे स्वर का वर्गीकरण हम कितने आधारों पे करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, या उसके बाद देखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। फिर पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं,
औष्ठाकृति, औष्ठाकृति का मतलब है हम जब बोल रहे हैं किसी स्वर को तो हमारे जो होठों की आकृति बन रही है वो किस प्रकार की बन रही है, उस आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में हम जानेंगे जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, यानी हमारी जो जीभ है उसके अग्रभाग से बोले जा रहे हैं, मध्य भाग से बोले जा रहे हैं या पश्च भाग से बोले जा रहे हैं, हम उस आधार पर भी जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के हैं। फिर है मुख द्वार खुलने के आधार पर हम जानेंगे स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता, यानी हमारे मुंह के अंदर जो मांसपेशियां हैं उनमें जो दृढ़ता है, उनमें जो कठोरता है, उस आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, वो चीजें हम इसमें जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर स्वर, यानी कि स्वर की जो प्रकृति है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, और कुछ स्वर के बारे में चीजें हम जानेंगे। विविध विविध चीजें हम जानेंगे जो किसके बारे में होंगी, स्वर के बारे में होंगी। तो इतनी सारी चीजें तो हम जानेंगे स्वर के बारे में। फिर हम जानेंगे व्यंजन, एक परिचय, व्यंजन का हम परिचय जानेंगे। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। इतना होने के बाद में हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं वो हम सारी चीजें जानेंगे। और घोष के आधार पर जो वर्ण है वो कौन कौन से वर्ण हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्ण कौन कौन से हैं। अयोगवा क्या होता है, अयोगवा में फिर हम जानेंगे अनुनासिक क्या होता है। इसके बाद में हम जानेंगे विविध, और फिर हम जानेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो इतनी सारी चीजें हम इस अध्याय में, यानी वर्णमाला अध्याय में हम इतनी सारी चीजों को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक संयम के साथ में बैठिएगा क्लास में और कोशिश करिएगा कि आप पेन कॉपी ले लें और साथ में आप नोट डाउन भी करते हुए चलें, ताकि आप एग्जाम से पहले चीजों को अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहली बिंदु की। जो हमारा पहला बिंदु है वो है वर्ण का विस्तृत विवरण। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ण क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्ण क्या है तो आप उसको क्या बताएंगे कि क्या होता है वर्ण। तो वर्ण के बारे में याद रखेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड न हो सके। वर्ण ऐसी मूल ध्वनि को हम कहेंगे कि उसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे देखिएगा उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ लिखा क, तो ये क अभी आप इसको वर्ण नहीं कहेंगे। क अभी आपका वर्ण नहीं है। वर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इसके खंड हो जाएंगे। इसको आप तोड़ सकते हैं क प्लस ए में। तो अब जो हमने इसको तोड़ दिया है बेटा क और ए में, ये दोनों आपके क्या है, वर्ण है। ये वर्ण नहीं है, क और ए जो है ये दोनों वर्ण है। तो वर्ण हम उसको कहेंगे जिसके खंड न हो सके, जिसको हम और आगे ना तोड़ सके, उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ण बोल देंगे। तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसके खंड न हो सके। इस बात को आप जहन में अच्छे से बैठा लेंगे कि वर्ण हम किसको कहेंगे, उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसके की खंड न हो सके। उदाहरण के तौर पर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई, के हलंत वाला होना चाहिए। देखिएगा हलंत क्या होता है, जब हम किसी वर्ण के नीचे ये लगा देते हैं तो आपका ये जो लगाया है हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। इसको लगाने से होता क्या है, इसको लगाने से सिर्फ इतना होता है कि इसमें से हमने छोटे आ को बाहर खींच लिया है। अगर किसी पर हलंत लगा हुआ है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमने उसमें से छोटे आ को बाहर खींच लिया है। तो खे, पे, चे, इन पे सब पे यदि हम हलंत लगा देंगे तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं। देखिए जितने भी स्वर हैं, यानी हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में प्यारे साथियों 11 स्वर होते हैं। तो उन 11 स्वरों को हम वर्ण कहते हैं क्योंकि उनके खंड नहीं हो सकते हैं। आप ए को तोड़ नहीं सकते हैं, आप ई को तोड़ नहीं सकते हैं। जब उनके खंड नहीं हो सकते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि वो क्या है, आपके वर्ण हैं। तो याद रखेंगे सभी स्वर आपके क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अगला याद रखेंगे स्वर रहित।
देखो एक शब्द होता है सहित और एक शब्द होता है रहित। सहित का मतलब होता है बेटा साथ में, सहित का अर्थ क्या होता है साथ में, और रहित का अर्थ होता है साथ में नहीं। रहित का अर्थ क्या होता है साथ में नहीं। तो स्वर रहित, अगर हम किसी भी वर्ण में से यानी किसी भी व्यंजन में से स्वर को निकाल लें, यदि हम किसी व्यंजन में से स्वर को निकाल लें तो वो स्वर रहित बन जाएगा, और ऐसे वर्ण को या ऐसे व्यंजन को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे वर्ण। व्यंजन को वर्ण कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को, स्वर रहित व्यंजन को हम क्या बोल देंगे, वर्ण बोल देंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है, यानी वर्ण को भाषा की क्या मानते हैं हम, सबसे छोटी लिखित इकाई मानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, आप बताइएगा, ध्वनि है। आगे है, वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि के माहेश्वरी सूत्र में मिलता है। देखिए वर्ण कैसे बने हैं, अगर हम इसके साइंटिफिक प्रूफ की बात करेंगे तो हमारे पास में कोई नहीं है। साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास में वर्ण के बारे में कोई नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति जो माहेश्वरी सूत्र है जो आचार्य पाणिनि ने दिया है उससे हुई है। माहेश्वरी सूत्र क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो बम बम भोले हैं, जो शिव हैं, उन्होंने डमरू बजाया था, तो उसी डमरू बजाने से क्या हुई थी, वर्ण की उत्पत्ति हुई थी, और उन्होंने जो डमरू बजाया था उसी को माहेश्वरी सूत्र नाम दे दिया था। तो इतना याद रखेंगे आप। फिर आगे है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में वर्णों की संख्या 44 मानी है जो निम्न प्रकार है। यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु को जब आप देखेंगे तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या मानी है वो 44 वर्ण माने हैं। यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि हिंदी में जो वर्ण है वो कितने हैं, 44 हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे ये जो 44 वर्ण माने हैं उन्होंने ये माने हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो वर्ण है उनमें स्वर कितने हैं, 11 हैं। यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितने स्वर माने हैं, 11 स्वर। छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई, या ए आ ई उ री री ए ओ औ, ये स्वर माने हैं किसने, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। उसके बाद में देखेंगे तो 11 इन्होंने स्वर माने हैं। स्पर्श व्यंजन माने पंडित कामता प्रसाद गुरु ने 25। इन्होंने कहा कि 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन है। कहाँ से स्टार्ट है, तो कैसे लेकर के मैं तक, ये 25 इन्होंने क्या माने हैं, स्पर्श व्यंजन माने हैं कैसे मैं तक। आगे हम एक एक करके डेप्थ में समझाएंगे क्या है कैसे लेके मैं तक, वो सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। इन्होंने कहा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। 4 इन्होंने अंतस्थ व्यंजन माने हैं, ये रे ले बे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इन्होंने कहा कि जो ऊष्म व्यंजन है वो भी कितने हैं, 4 हैं। तो 4 इन्होंने माने हैं ऊष्म व्यंजन, शे और ये आपका हो जाएगा है। तो 4 इन्होंने माने हैं ऊष्म व्यंजन, शे और है। तो याद रखेंगे 4 ऊष्म व्यंजन माने हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन, 8 25 माने हैं इन्होंने स्पर्श व्यंजन, तो 25 और 8 33, और 11 इन्होंने माने स्वर। जब सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में ये हो जाएंगे बेटा 44 वर्ण। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितने वर्ण माने हैं, 44 वर्ण माने हैं। आगे देखेंगे आप तो किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण माने हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो कितने वर्ण हैं, 43 वर्ण है, 43 वर्ण है। फिर एक विद्वान हुए उदय नारायण तिवारी, तो ये जो उदय नारायण तिवारी है इन्होंने कहा नहीं, हिंदी वर्णमाला में 51 वर्ण है। उदय नारायण तिवारी ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं, 51 वर्ण माने हैं। धीरेन्द्र कुमार वर्मा, तो धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण माने वो कितने माने, 53 माने हैं, 53 वर्ण माने हैं। जबकि जब आप देखेंगे
तो हम जो वास्तव में मानते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण वो 52 मानते हैं। और ये जो 52 वर्ण माने हैं ये हमारा जो केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है इसने माने हैं। तो याद रखेंगे जो हमारा भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है इसने आयोग ने हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 52 मानी है, जो कि निम्नलिखित है। यानी हमें जो वर्ण मानने हैं वो हम 52 मानने हैं अगर वो किसी विद्वान का नाम नहीं देता है। सपोज दैट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं, तो आपको बताना है कि 44 माने हैं। यदि आपसे पूछा जाता है उदय नारायण तिवारी ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं, तो आपको उनके अनुसार बता देना है कि उन्होंने इतने वर्ण माने हैं। आपको ख्याल किस बात का रखना है कि यदि वो किसी विद्वान का नाम लेता है एग्जामिनर कि हाँ बताइएगा किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं, या अगर आपसे पूछता है कि बताइएगा धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं, तो अगर वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर के आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपको उनके अनुरूप बताने हैं, उनके अनुसार आपको वर्ण बताने हैं। और यदि वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना लेकर के पूछे आपसे कि बताइएगा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपको 52 ही बताने हैं। हालांकि तड़ेपनवा जोड़ने की मांग एक उठ रही है, लेकिन जब तड़ेपनवा वर्ण आपका जोड़ दिया जाएगा तो उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। अभी फिलहाल में आप मान के चलेंगे कि आपके हिंदी वर्णमाला में 52 ही वर्ण हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे देखिएगा वो जो आपके 52 वर्ण हैं वो कुछ इस प्रकार से, जैसे 52 वर्ण जो माने हैं वो माने हैं जिसमें कि माना गया स्वर कितने हैं? 11 हैं। वो जो 52 वर्ण हैं उनमें जो स्वर हैं वो 11 हैं। ए आ ई ऊ री री ए ओ औ 11 क्या है? स्वर माने गए हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 माने गए हैं। कैसे लेकर के मैं तक आपके 25 क्या माने गए हैं? स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 मानी गई है, जो कि है य रे ले बे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन की संख्या भी 4 है, जो कि आपके तीनों से हैं और एक आपका क्या है? ये है। तीनों से और है, ये 4 आपके क्या है? उस व्यंजन है। 4 ही माने गए हैं संयुक्त व्यंजन, तो जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो 4 है। क्षय, त्रय, ज्ञानी और श्रेय, ये 4 आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन माने गए हैं दो होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसमें कि डे और ढे, ये 2 आपके क्या है? द्विगुण व्यंजन है। अयोगवाह की संख्या भी 2 मानी गई है, 2 अयोगवाह है, एक आपका अंग है और एक आपका क्या है? अह है। तो ये कुछ इस प्रकार से 52 क्या माने गए हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण माने गए हैं। एक बात जो अभी हमने आपको समझाई थी कि वर्तमान समय में हिंदी वर्णमाला में अब तड़ेपन व वर्ण जोड़ने की मांग उठने लगी है, ये अभी फिलहाल में नहीं जुड़ा है। जब ये आपका जुड़ जाएगा तो इसको आपको हम बता देंगे। ध्यान से समझेंगे, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, वो जो 52 वर्ण हैं वो 52 वर्ण आपके, ये आपके क्या है? 52 वर्ण है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप देखेंगे तो वर्ण का जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, वो थोड़ा सा आप समझेंगे। तो वर्ण के प्रकार, प्यारे साथियों, वर्ण का जो वर्गीकरण हम करते हैं वो वर्ण का 2 आधारों पे हम वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हिंदी में वर्ण के प्रकारों को निम्न 2 आयामों में विभाजित करके समझा जा सकता है। कुछ का मानना है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि नहीं, एक तीसरे प्रकार का भी वर्ण है जो ना ही तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, उसको हम बोल देते हैं अयोगवाह। तो वर्ण का पहला विभाजन होता है, वर्ण को 3 भागों में बांट देंगे। स्वर होता है, वर्ण का दूसरा प्रकार व्यंजन होता है और वर्ण का तीसरा प्रकार आपका क्या हो जाता है? अयोगवाह हो जाता है। जबकि हिंदी में वर्णों के प्रकार 2 ही माने जाते हैं, यानी अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि हिंदी में जो वर्ण है वो 2 प्रकार का है।
एक तो आपका हो जाता है स्वर और दूसरा आपका क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। तो हिंदी में कुछ विद्वानों का ये मानना है कि हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। कुछ का मानना ये है कि नहीं, हिंदी में 2 ही प्रकार के वर्ण हैं, एक आपका स्वर है, दूसरा आपका क्या है, व्यंजन है। लेकिन हमें तीनों को पढ़ना है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है, हमें इन तीनों पे आपसे चर्चा करनी है, तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्वर के बारे में कि ये स्वर क्या होता है, यह स्वर कैसे कैसे बना है, स्वर कितने प्रकार के हैं, वही चीजें हम जानते हैं। तो स्वर एक परिचय, स्वर एक परिचय। स्वर जो शब्द है, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो आप लिखते हैं स्वर, ये स्वर लिखा हुआ है। ये जो स्वर शब्द है ये आपका बना है श्वेव धातु से, श्वेव, इस धातु से स्वर शब्द बना है। संस्कृत में श्वेत धातु है और इस धातु से क्या बना है, स्वर शब्द बना है। इस स्वर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतंत्र, क्योंकि स्वर को जब आप देखेंगे तो स्वर आपका स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर को बोलने के लिए हमें अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, इसलिए हम बोल देते हैं कि स्वर आपका क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वर किससे बना है, श्वेव धातु से बना है, और स्वर का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतंत्र। परिभाषा यदि हम देखें स्वर की, तो स्वर की परिभाषा हो जाएगी कि वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है स्वर कहलाती है। ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसको हम क्या बोल देंगे प्यारे साथियों, स्वर बोल देंगे। तो स्वर जो ध्वनि होती है वो आपकी कैसे बोली जाएगी, वो आपकी स्वतंत्र रूप से बोली जाएगी। उसको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होगी। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। पतन जैसे देखो उदाहरण में जैसे आप देख लेंगे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री री, ए आई ओ औ, ये जो देख पा रहे हैं ये 11 आपके क्या है, हिंदी में स्वर माने गए हैं। पतंजलि ने भी देखो एक स्वर की परिभाषा दी है, पतंजलि ने संस्कृत में स्वर की परिभाषा दी है, और इन्होंने पतंजलि साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा स्वयं राजन्ते इति स्वरा। पतंजलि ने स्वर की परिभाषा दी है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं का मतलब खुद, राजन्ते इति स्वरा यानी जिनकी जन्म क्या हो, स्वयं हो, उनको हम क्या बोल देंगे, स्वर बोल देंगे। तो पतंजलि ने ये स्वर की क्या दी है, परिभाषा दी है। स्वर के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्वर है वो आपको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। उसको बोलने के लिए आपको किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखेंगे अब स्वर को लेकर के कुछ विद्वानों में बड़ा मतभेद होता है कि स्वर कितने हैं, कितने माने हम स्वर। जैसे हिंदी में जो स्वर माने गए हैं वो 11 माने गए हैं। आपको जो स्वर मानने हैं हिंदी में कितने मानने हैं, 11 मानने हैं। कुल स्वर भी दे आपसे, एग्जामिनर कहे कि बताइए कुल स्वर कितने हैं, तब भी आपको 11 ही मानने हैं। कुछ लोग 13 मान लेते हैं जो कि अंग और अह को इसमें जोड़ देंगे। हाँ देखिए ये बात तब तो सही है जबकि आपका ऑप्शन में 13 दिया है, 11 नहीं दिया है। यदि ऑप्शन में 13 दिया गया है, 11 नहीं है, तो आपको 13 ही लगाना है। और 11 13 दोनों दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो आपको 11 ही लगाने हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो 10 स्वर हैं, 11 स्वर नहीं उच्चारण के आधार पर। आप कहेंगे ऐसा कैसे है, क्योंकि जो रीरी होता है, जो रीरी होता है इसका उच्चारण क्या होता है, इस री की तरह होता है। जब इसका उच्चारण इस री की तरह होता है तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसका जो उच्चारण है वो री की तरह है, तो इसको स्वर की कैटेगरी में से हटा देते हैं और हम मानते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने हैं, 10 हैं। लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, तो लेखन के आधार पर स्वर आपके 11 ही हैं। लेखन के आधार पर आपको स्वर 11 ही लगाने हैं। अर्थ के आधार पर स्वर कितने हैं, अर्थ के आधार पर स्वर 10 हैं, क्योंकि री का वही अर्थ है जो कि री का अर्थ है, और री को चूंकि हम व्यंजन में पढ़ेंगे तो इसलिए इसको
आप मान के चलेंगे कि दोनों का समान उच्चारण है, तो या तो आप इसको मानेंगे या आप इसको मानेंगे, इसलिए अर्थ के आधार पर आपके 10 स्वर हो जाएंगे। परंपरागत स्वर कितने हैं? परंपरागत का मतलब है कि परंपरा से जो स्वर माने गए हैं वो कितने स्वर माने गए हैं। तो परंपरा से जो स्वर माने जाते रहे हैं वो आपके 13 स्वर माने गए हैं। तो परंपरागत स्वर की संख्या कितनी है? 13 है, जिसमें पहले अंग और अह को भी क्या माना जाता था? स्वर माना जाता था, परंतु अब अंग और अह को स्वर नहीं मानते हैं। तो परंपरागत रूप से जो स्वर आपको बताने हैं वो 13 ही स्वर बताने हैं। मुख्य रूप से स्वर कितने हैं या मानक स्वर कितने हैं? तो आपको कितना बताना है? 11 बताना है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने हैं? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वर कितने माने हैं? 11 माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने हैं? तो इन्होंने 10 स्वर माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, ये ऋषि को स्वर नहीं मानते हैं। जो सूर्यदास वाजपेयी के अनुसार स्वर कितने हैं? तो इन्होंने स्वर कितने माने? 13 माने हैं। मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो मात्रिक स्वर 10 है। छोटे या की मात्रा नहीं होती है। कैसे? जब आप देख के लिखा तो हमने कै पे ई लगानी है तो हम अलग से मात्रा लगाएंगे, कै पे ए लगाना है तो हम अलग से मात्रा लगाएंगे, और कै पे अगर ओ लगाना है तो हम अलग से मात्रा लगाएंगे, लेकिन कै में अगर हम छोटा जोड़ेंगे तो आपका यही रहेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि जो मात्रिक स्वर है उनकी संख्या कितनी है? 10 है। आगे बढ़िएगा। अब आप आगे देखेंगे तो ये जो स्वर है इनका जो वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। हम अनेक आधारों पर स्वरों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। जैसे पहला जो हमारा वर्गीकरण होगा स्वर का वो होगा उत्पत्ति के आधार पर। और याद रखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है मूल स्वर और दूसरा है आपका संधि स्वर। इसी को बोल देते हैं सांधि स्वर। यानी उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के स्वर हैं। संधि स्वर है, या जिसको सांधि स्वर बोल देंगे, और दूसरा आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मूल स्वर। अब ये जो संधि स्वर है या ये जो सांधीय स्वर है, इसके दो प्रकार हैं। दीर्घ स्वर है और दूसरा इसका प्रकार हो जाता है संयुक्त स्वर। तो याद रखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला प्रकार मूल स्वर, दूसरा प्रकार संधि स्वर। अब ये जो संधि स्वर है ये भी दो प्रकार का। पहला प्रकार दीर्घ स्वर है, दूसरा प्रकार आपका क्या है? संयुक्त स्वर है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूल स्वर के बारे में। क्या होता है मूल स्वर? देखिएगा, जैसे जब आप मूल स्वर के बारे में जानेंगे तो मूल स्वर उसको बोलेंगे ऐसा स्वर जिनको ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान न हो, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। यानी जितने भी स्वर हैं जो बने हैं वो अन्य किसी स्वर की सहायता से नहीं बने हैं या अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं बने हैं, तो उनको हम बोल देंगे वो मूल स्वर है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुल संख्या इनकी कितनी है? 4 है। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रीरी, ये इनमें किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं कि आपके क्या है? मूल स्वर है। आगे देखेंगे तो दूसरा है संधि स्वर या सांधीय स्वर। ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों के मिलने से हुआ हो उन्हें संधि स्वर कहा जाता है। यानी जितने भी स्वर हैं जो दो स्वरों के मेल से बने हैं, ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों के मेल से हुआ हो वो आपके क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे।
इनकी जो कुल संख्या है प्यारे साथियों वो 7 है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ। ये 7 आपके क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। नोट में याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे? नोट में संधि या सांध्य स्वरों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी संधि स्वर आपके कितने भागों में डिवाइड किए जाते हैं? 2 भागों में। यदि आपसे पूछा जाए कि संधि स्वर के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना है कि संधि स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे संधि स्वर या सांध्य स्वर, ये 2 प्रकार के हैं। एक आपको होता है दीर्घ स्वर, एक आपका होता है दीर्घ स्वर, दूसरा आपका होता है संयुक्त स्वर। तो एक दीर्घ स्वर है, दूसरा आपका क्या है? संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर की जो कुल संख्या है वो 3 है। हिंदी में जो दीर्घ स्वर की कुल संख्या है वो 3 है। और दीर्घ स्वर के अन्य नाम भी हैं। दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी बोल देते हैं, दीर्घ स्वर को सेवण स्वर भी बोल देते हैं, दीर्घ स्वर को मूल दीर्घ स्वर भी बोल देते हैं। तो ये 3 जो आप देख पा रहे हैं, ये दीर्घ स्वर के ही क्या है? अन्य नाम है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 आपके क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ये जो बड़ा आ है ये कैसे बना है? छोटा प्लस छोटा को मिलाकर के बड़ा बनता है। दीर्घ स्वर आपका जब संधि पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको दीर्घ संधि में ये नियम भी आपको ठीक से समझाया जाएगा। यदि हम छोटी ई और छोटी ई दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारी बड़ी ई बन जाएगी। यदि हम छोटा ऊ और छोटा ऊ को आपस में मिला देंगे तो आपका बड़ा ऊ बन जाएगा। याद रखेंगे। दीर्घ स्वर कुल 3 हैं। दीर्घ स्वर के ये 3 अन्य नाम भी हैं। सजातीय स्वर बोल देते हैं इनको, सेवण स्वर बोल देते हैं इनको, मूल दीर्घ स्वर भी बोल देते हैं। दीर्घ स्वर ये 3 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये कैसे कैसे बने हैं? तो डबल आ यानी छोटा आ प्लस छोटे आ को मिला देंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटी ई प्लस छोटी ई को मिला देंगे तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला देंगे तो आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर की जो कुल संख्या है वो आपकी 4 है। संयुक्त स्वर के अन्य नाम भी हैं। संयुक्त स्वर को जब आप देखेंगे तो संयुक्त स्वर को हम क्या बोल देंगे? इनको हम विजातीय स्वर भी बोल देते हैं। तो आप संयुक्त स्वर कहिएगा या विजातीय स्वर आप इनको कहिएगा। इनको आप अवर्ण स्वर भी बोल देते हैं, इन्हीं को आप मिश्रित स्वर भी बोल देते हैं। तो संयुक्त स्वर को आप क्या क्या बोल सकते हैं? विजातीय स्वर बोल सकते हैं, अवर्ण स्वर बोल सकते हैं, आप इनको मिश्रित स्वर भी बोल सकते हैं। ये कुछ अन्य नाम है संयुक्त स्वर के। संयुक्त स्वर की संख्या बेटा 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे ए, ये जो ए होता है ये ए प्लस ई से मिलकर के बनता है। ए प्लस ई का जब मेल होता है तो हमारे पास में क्या बनता है? ए बनता है। फिर है बड़ा वाला ए, ये ए प्लस ए को मिला करके बनता है। फिर है आपका ओ, ये ए प्लस ऊ को मिला करके बनता है। इसके बाद में है औ, ये ए प्लस ओ को मिला करके बनता है। तो याद रखेंगे 4 आपके क्या होते हैं? आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में संधि स्वर को हमने 2 भागों में बांटा, एक आपका दीर्घ स्वर में बांटा, दूसरा हमने आपका संयुक्त स्वर में बांटा। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। यानी आपसे पूछा जाए कि बताइएगा हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने, तो आपको 3 ही बताने हैं। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है और वो 4 आपके कुछ इस प्रकार से हैं, दोनों ए और दोनों आपके क्या हैं? ओ हैं। तो ये 4 आपके क्या है? संयुक्त स्वर हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ वर्गीकरण, पहला जो हमारा वर्गीकरण था इसमें हमने इतना जाना। दूसरा है मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर स्वर। देखो इसका मतलब है, मात्रा का मतलब होता है समय, किसी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है
उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, या उच्चारण मान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। अगर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो मात्रा के आधार पर स्वर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, आपको बताना है 3 प्रकार के हैं। यानी इस आधार पर जो स्वर हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से स्वर हैं? पहला जो है आपका वो है ह्रस्व स्वर। मात्रा के आधार पर पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर दूसरा प्रकार होता है आपका दीर्घ स्वर का। तीसरा जो प्रकार होता है वो आपका होता है प्लुस स्वर का। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? मात्रा के आधार पर प्यारे साथियों स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुस स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वर यानी ह्रस्व स्वर में सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में जो समय लगेगा वो इस वाले की तुलना में आधा समय लगेगा। अगर इस स्वर को सपोज दैट बोलने में 1 सेकंड लगेगा तो इस स्वर को बोलने में आपके लगेंगे 2 सेकंड और इस स्वर को बोलने में आपके लगेंगे 3 सेकंड। ध्यान से समझना। इसको बोलने में यदि 2 सेकंड लगेंगे तो इसको बोलने में लगेंगे 4 सेकंड और इसको बोलने में लगेंगे 6 सेकंड। यही अंतर होता है। तो ह्रस्व स्वर में आपको क्या याद रखना है? ह्रस्व स्वर में आपको याद रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे अर्थात एक मात्रा या चुटकी के बराबर समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइएगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में आपको बता देना है कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी, ये जो देख पा रहे हैं ये चार होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपका दूसरा हो जाएगा, याद रख लेंगे पहले थोड़ा सा पॉइंट और, ह्रस्व स्वर के अन्य नाम। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोल देते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं। क्योंकि देखो आप देखेंगे तो जहां पर भी ह्रस्व स्वर होता है उस पर एक मात्रा आती है, तो इसलिए ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोल देंगे, ह्रस्व स्वर को आप क्या बोल देंगे? एक मात्रिक स्वर भी बोल देंगे। तो ये ह्रस्व स्वर के आपको कुछ अन्य नाम याद रख लेने हैं। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षाकृत अधिक समय लगे अर्थात 2 चुटकी या मात्रा के बराबर। देखो जो दीर्घ स्वर होंगे उनके उच्चारण में जो समय लगेगा वो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा, उनको हम क्या बोल देंगे? दीर्घ स्वर बोल देंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब आपके क्या है? दीर्घ स्वर है। अन्य नाम, तो दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोल देते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोल देते हैं, क्योंकि जब आप छंद पढ़ेंगे तो छंद में इनकी क्या होती है? 2 मात्राएं होती हैं। तो एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर भी आप समझ पाए होंगे और ह्रस्व स्वर को भी आप प्यारे साथियों समझ पाए होंगे। अगला जो प्रकार है वो है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा जब हम कभी कभी बोलते हैं तो किसी स्वर को ज्यादा हम खींच लेते हैं, जैसे राम, तो यहाँ हमने जो खींच करके बोला है यही आपका प्लुत स्वर है। जैसे हमने बोला ओम, तो ये जो हमने खींच करके बोला है यही आपका क्या है? प्लुत स्वर है। तो याद रखेंगे आप, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे अर्थात सर्वाधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इनके उच्चारण में
ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगेगा या उससे भी ज्यादा समय लगेगा, और दीर्घ स्वर की तुलना में भी इन स्वरों को बोलने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। तो इस प्रकार के स्वरों को हम क्या बोल देंगे, प्लुत स्वर बोल देंगे। कौन कौन से होते हैं प्लुत स्वर, तो जैसे आप थोड़ा सा देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे ये लिखा हुआ राम, तो यहाँ जो ये देख पा रहे हैं आप, ये जो एस एस आपको नजर आ रहा है, ये इसका मतलब है कि हम इसको खींच करके बोल रहे हैं, तो ये आपके क्या है, प्लुत स्वर है। जैसे ओम, तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये आपका प्लुत स्वर है। ये जो देख पा रहे हैं, ये 3 बना हुआ है, यानी हमने इसको 3 मात्रा के बराबर खींच करके बोला है। प्लुत स्वर किन किन का बनाया जा सकता है, तो प्लुत स्वर केवल और केवल दीर्घ का ही बनेगा। तो जैसे आ, इसको आप खींच के बोलेंगे तो उसका प्लुत स्वर बन सकता है। ई का भी प्लुत स्वर बन जाएगा, क्योंकि जब आप ई खींच करके बोलेंगे तो प्लुत स्वर बन जाएगा। ऊ का भी प्लुत स्वर बन जाएगा, ऊ खींच के आप बोल सकते हैं इसको। ए का भी प्लुत स्वर बन जाएगा, आप खींच के बोल सकते हैं ए। और ओ का बन सकता है ओ, आप इस प्रकार से इनको खींच के बोल सकते हैं। तो प्लुत स्वर 2 और 2 4, आप कह सकते हैं कि 5 स्वर ऐसे हैं हिंदी में जिनका हम क्या बना सकते हैं, प्लुत स्वर बना सकते हैं। फिर है आगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। अगर हम देखें कि होठों की जो आकृति है, जब हम किसी स्वर को बोल रहे हैं तो उसके बोलने के समय में जो हमारे होठों की आकृति बन रही है, वो किस प्रकार की बन रही है, उस आधार पर जो स्वर हो जाएंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, उस आधार पर स्वर 2 प्रकार के हो जाएंगे। जैसे याद रखेंगे, इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे स्वर एक होता है आपका वृत्ताकार स्वर, और दूसरा जो आपका हो जाता है वो हो जाता है अवृत्ताकार स्वर। यानी औष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के स्वर हैं। एक है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है आपका अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या होता है, तो वृत्ताकार स्वर जिस स्वर को बोलते समय आपके होठ वृत्त के आकार के बन जाए उसको हम वृत्ताकार स्वर बोल देंगे। तो वृत्ताकार में याद रखेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाए, इस तरीके से हो जाए, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या हिंदी में 4 होती है, लेकिन 5वां भी माना जाता है। 5वां क्या है, ये जो अंग्रेजी भाषा का आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ना ओ, प्यारे साथियों, ये जो ओ देख पा रहे हैं आप, ये आपका आगत स्वर है। आगत स्वर का मतलब है ये हिंदी भाषा का नहीं है, ये आया हुआ स्वर है, विदेशी भाषा का स्वर है, ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है। तो ये भी आपका एक प्रकार से क्या होता है, वृत्ताकार स्वर ही होता है। तो याद रखेंगे आप, संख्या इनकी 4 + 1, ये अंग्रेजी वाला जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगी। और यदि अब आप अंग्रेजी वाले को हटा देंगे तो इनकी संख्या आपकी कितनी है, मात्र 4 है। उदाहरण जैसे दोनों ऊ हैं और ओ, ये जो देख पा रहे हैं आप, दोनों ऊ दोनों ओ, ये आपके क्या है, वृत्ताकार स्वर है। बाकी एक आपका ये अंग्रेजी वाला स्वर आ ही जाएगा। वृत्ताकार स्वर के अन्य नाम भी हैं। वृत्ताकार स्वर को आप व्रतमुखी स्वर भी बोल देते हैं, वृत्ताकार स्वर को आप वर्तुलित स्वर भी बोल देते हैं। तो वृत्ताकार स्वर के ये कुछ अन्य नाम हैं जो आपको याद रख लेने हैं। आगे देखेंगे आप, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। अगला है अवृत्ताकार स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जब आप इनको बोलेंगे तो बोलते समय आपके जो होठ हैं, आपके जो ओष्ठ हैं, वो गोल नहीं होंगे। जब आप इनको बोलेंगे तो बोलते समय आपके जो ओष्ठ हैं, आपके जो होठ हैं, वो आपके बिल्कुल भी गोल नहीं होंगे, इसलिए इनको आप क्या बोल देंगे, अवृत्ताकार स्वर बोल देंगे। अब अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अवृत्ताकार स्वर की संख्या कितनी है, 6 है। अवृत्ताकार स्वर कितने हैं, 6 है। उदाहरण जैसे बड़ा आ, ई, ऋषि और दोनों ए, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये आपके अवृत्ताकार स्वर हैं।
अवृत्ताकार स्वर को अन्य नामों से भी हम जानते हैं, अवृत्ताकार स्वर के अन्य नाम भी हैं, अवृतमुखी स्वर बोल देते हैं इनको, और इन्हीं को बोल देते हैं अवर्तुलित स्वर। तो ये कुछ अवृत्ताकार स्वर के क्या हैं, अन्य नाम हैं। नोट में एक पॉइंट आपको और याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये जो छोटा आ है या ए है, स्वर के उच्चारण में ओष्ठ उदासीन रहते हैं, इसलिए इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। देखो जब आप छोटे आ को बोलेंगे तो आपके जो ओष्ठ हैं वो ना ही तो पूर्णतः गोल हो पाएंगे और ना ही पूर्णतः वो आपके बंद हो पाएंगे। ओष्ठ आपके उदासीन रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, और जब किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ओष्ठ आपके उदासीन रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो छोटा आ है या ए है वो आपका उदासीन वर्ण है। तो यदि आपसे हिंदी वर्णमाला में पूछा जाता है कि बताइए हिंदी वर्णमाला में उदासीन वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है ए। ए आपका क्या होता है, उदासीन वर्ण होता है। उम्मीद है यहाँ तक आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आगे है आपका जीव की स्थिति के आधार पर स्वर। जीव की जो स्थिति है इसका मतलब क्या है, जिससे उदाहरण के तौर पे मानिएगा ये जीव है आपकी, तो इसको हम तीन भागों में बांट देंगे। ये अग्रभाग हो जाएगा आपका, ये आपका मध्य भाग हो जाएगा, और ये आपका पश्च यानी पीछे वाला भाग हो जाएगा। तो जो स्वर आगे वाले हिस्से से बोले जाएंगे, इस वाले हिस्से से, उनको हम बोल देंगे अग्र स्वर। जो स्वर आपके इस वाले हिस्से यानी मध्य वाले हिस्से से बोले जाएंगे उसको हम बोल देंगे मध्य स्वर, और जो स्वर पिछले वाले हिस्से से बोले जाएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, पश्च स्वर। तो जीव की स्थिति के आधार पर स्वर को याद रखेंगे। इस आधार पर स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। जीव की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने हैं, तीन प्रकार के हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो स्वर, तो पहले प्रकार के स्वर होते हैं जिनको हम बोलते हैं अग्र स्वर। दूसरे प्रकार के जो स्वर होते हैं वो होते हैं मध्य स्वर, और तीसरे प्रकार के जो स्वर होते हैं वो होते हैं पश्च स्वर। एक एक करके समझेंगे हम। अग्र स्वर क्या है, तो अग्र स्वर इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का जो अगला वाला हिस्सा काम करेगा, तो इनको हम क्या बोल देंगे, अग्र स्वर बोल देंगे। जैसे इनकी संख्या कितनी है अग्र स्वर की, तो अग्र स्वर की जो कुल संख्या है वो आप देख पा रहे हैं 5। 5 होते हैं अग्र स्वर। कौन कौन से हैं अग्र स्वर, यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि जो अग्र स्वर है उसमें दोनों ई, दोनों ए और डी आ जाता है। जो अग्र स्वर है उसमें देखिए आप दोनों ई, दोनों ए, ये 5 क्या हो जाते हैं, अग्र स्वर हो जाते हैं। अग्र स्वर के बाद में आप देखेंगे तो आगे है आपका मध्य स्वर। अग्र स्वर के बाद में मध्य स्वर है अगला। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्या होता है, सक्रिय रहता है। मध्य स्वर की संख्या 1 है, और मध्य स्वर में कौन सा आता है, छोटा आ आता है। फिर अगला है पश्च स्वर। तो याद रखेंगे इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सक्रिय रहेगा। जीभ का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो आपका सक्रिय रहेगा। इनकी संख्या कितनी है, 5 + 1 यानी हिंदी में 5 है, और एक आपकी किसमें है, आगत स्वर है जो आपका ओ है। तो बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और डॉक्टर वाला ओ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये 6 आपके क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। तो क्या याद रखना है इसमें आपको, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जीभ की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं। अग्र स्वर, इनमें जीभ का अगला वाला हिस्सा सक्रिय रहेगा। मध्य स्वर, इनमें जीभ का बीच वाला हिस्सा सक्रिय रहेगा। और पश्च स्वर, इनमें जीभ का आपका जो अंतिम वाला हिस्सा है सक्रिय रहेगा। अग्र स्वर आपके कितने हैं, 5 हैं, दोनों ई हैं और दोनों ए और रीरी, ये आपके अग्र स्वर हैं। आप देखेंगे मध्य स्वर में
तो मध्य स्वर एक है जिसमें आपका छोटा आ जाता है, और पश्च स्वर कितने आपके, तो 6 हैं जिसमें ए, बड़ा वाला ए, उ, ओ, औ, ये आ जाते हैं आपके। इसके बाद आप देखेंगे तो आगे है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, यानी जो हमारा मुंह होता है, मुंह खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो मुंह है, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को हम 4 भागों में बांटेंगे, यानी इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले प्रकार के जो आपके हो जाते हैं वो हो जाते हैं विव्रत स्वर। मुख खुलने के आधार पर जो पहले प्रकार के स्वर हैं वो आपके हैं विव्रत स्वर। दूसरा हो जाते हैं आपके अर्धविव्रत स्वर, तीसरे आपके हो जाते हैं संवृत स्वर, और चौथे आपके हो जाते हैं अर्धसंवृत स्वर। यानी मुख खुलने के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला है विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा है संवृत, चौथा है अर्धसंवृत। तो ये 4 प्रकार के आपके क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। विव्रत स्वर क्या हो जाएंगे, तो विव्रत स्वर की परिभाषा में याद रख लेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। हमने किसी स्वर को बोला और हमारा मुंह पूरा खुल गया तो हम बोल देंगे कि वो जो स्वर है वो आपका विव्रत स्वर है। अच्छा, आप लोग बताएंगे सभी, आप जब बीमार हो जाते हैं तो आप जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो आपका मुंह खुलवाने के लिए क्या करता है डॉक्टर, तो आपका मुंह खुलवाने के लिए वो आपसे कहता है कि आ, क्या कहता है वो, आ, क्योंकि जब हम आ कहते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है, और जब मुंह पूरा खुला है आ कहने से तो हम कहेंगे कि जो बड़ा आ है वो आपका क्या है, विव्रत स्वर है। तो याद रखेंगे विव्रत स्वर संख्या कितनी है, 1। विव्रत स्वर एक ही होता है और वो होता है आपका बड़ा आ। ये जो बड़ा आ होता है ये आपका क्या होता है, विव्रत स्वर होता है। विव्रत स्वर के अन्य नाम भी हैं। विव्रत स्वर को निम्न स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप विव्रत स्वर कहिएगा या आप इसको क्या कहिएगा, निम्न स्वर कहिएगा, एक की बात है। विव्रत स्वर के बाद में जो अगला आपका स्वर है वो है अर्धविव्रत स्वर। इसमें क्या होगा, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहे, इसमें अभी क्या था, विव्रत स्वर में मुंह पूरा खुल रहा था, इसमें मुंह खुलेगा आधा। जब आधा मुंह खुलेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, अर्धविव्रत बोल देंगे। अर्ध का मतलब होता है आधा, है ना, ये आप लोग जानते हैं। संख्या कितनी है, तो 3 + 1, हिंदी में 3 है, और एक आपका ये आगत स्वर है, ये भी आपका विव्रत में ही आता है। जैसे ए, ओ, और ये डॉक्टर वाला ओ, तो ये देख पा रहे हैं ये 4 कुल आपके क्या है, अर्धविव्रत स्वर है। अर्धविव्रत स्वर के अन्य नाम भी हैं। अर्धविव्रत स्वर को आप निम्न उच्च स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो निम्न उच्च स्वर, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइएगा निम्न उच्च स्वर कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जो अर्धविव्रत स्वर है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, निम्न उच्च स्वर बोल देते हैं। आगे है फिर संवृत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। अगर आपका जो मुख द्वार है वो लगभग बंद रहे तो उसको आप क्या बोल देंगे, उसको आप बोल देंगे उसको आप क्या बोल देंगे, संवृत स्वर बोल देंगे। उसको आप क्या बोलेंगे, संवृत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहेगा, बंद रहेगा, और जब बंद रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, संवृत स्वर बोल देंगे। संवृत स्वर की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 5। संवृत स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे दोनों ई, दोनों उ और डी डी, ये आपके 5 संवृत स्वर हैं। संवृत स्वर के अन्य नाम भी हैं। संवृत स्वर को आप देखेंगे तो इनको आप उच्च स्वर बोलते हैं तो आप संवृत स्वर कहिएगा या आप इनको क्या कहिएगा, उच्च स्वर कहिएगा, एक ही बात है। इसके बाद में जो आपका स्वर है अगला वो है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। मुख द्वार इसमें क्या होगा, लगभग आधा बंद रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्धसंवृत स्वर बोलते हैं। अर्धसंवृत स्वर की जो संख्या होती है वो प्यारे साथियों 2 होती है।
अर्धसंबद्ध स्वर 2 ही होते हैं, जैसे ए और ओ। ये 2 जो देख पा रहे हैं आप, ये आपके अर्धसंबद्ध स्वर हैं। अर्धसंबद्ध स्वर के अन्य नाम भी हैं, इनको उच्च निम्न स्वर बोलते हैं। तो अर्धसंबद्ध स्वर कहिएगा आप, या आप इसको क्या कहिएगा, उच्च निम्न स्वर कहिएगा आप, उच्च निम्न स्वर। तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में जाना, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार यदि हम पीछे को दोहराएं तो आप देखेंगे आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो प्यारे साथियों, जो आज की क्लास हमने ली है, उस आज की क्लास में सबसे पहले हमने जाना कि जो हमारा सिलेबस है वो आपका क्या होने वाला है। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमने जाना कि हम वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे। वो सारी चीजें हमने जानी है। फिर उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आपको वर्ण का विस्तृत विवरण आपको बताया है कि वर्ण क्या है, कैसे इसे बनाना है। वर्ण के विस्तृत विवरण के बाद में आपको जो हमने समझाया वो कुछ वर्ण के बारे में समझाया है। फिर वर्ण के हम स्वर का हमने आपको परिचय कराया कि स्वर क्या है, स्वर किसको कहेंगे, ये सारी चीजें आपको हमने बताई हैं। फिर स्वरों का हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर देखे, फिर हमने आगे देखे तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं वो हमने पढ़े हैं। इसके बाद में हमने जाना ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो ओष्ठ आकृति के आधार पर। फिर नेक्स्ट हमने इसके बाद में जो जाना है वो जाना है जीव की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई। फिर मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद में आपने जाना कि जाति के आधार पर स्वर, हालांकि इसको देखो अभी नहीं पढ़ा है जाति के आधार पर स्वर, क्योंकि टाइम आपका हो गया है। तो जाति के आधार पर जो स्वर हैं वो हम जानेंगे कल की क्लास में। और देखियो ये देखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये काफी छुट्टी बीच में ब्रेक कुछ हो गया था, लगभग 8 से 10 दिन का ब्रेक। 8 से 10 दिन के ब्रेक के बाद में आज आपकी क्लास हो पाई है। उसमें कुछ हमें भी इमरजेंसी काम आ गया था जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। तो अब हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि जब तक हम ट्रेनिंग पर जाएंगे, क्योंकि आप सबको लगभग मालूम है कि 17 जून 2025 ये ट्रेनिंग की डेट फिक्स है। तो जब तक हम ट्रेनिंग पर जाएंगे तब तक आपको क्लास यथावत मिलती रहेंगी, इसी प्रकार से मिलती रहेंगी डेली वाइज। अब आपकी किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होगी। ये कुछ आपके कोचिंग के बारे में आपको याद रख लेना। ये आपके अद्वैत एशियाई या आपके इंस्टीट्यूट का नाम है या आपके प्लेटफॉर्म का नाम है। उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे। धन्यवाद।